Hello everyone, my name is Ashish Pandey. I am a counseling psychologist and emotional wellness coach. आज एंगर एक बहुत आम समस्या बनता जा रहा है। हम सभी कहीं ना कहीं परेशान हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये एक ऐसी समस्या बनती जा रही है, चाहे वो पेरेंट्स हों, बच्चों के साथ में हो, फ्रेंड्स के बीच में हो, सभी जगहों पे हमें ये कंप्लेन अक्सर सुनने को मिलती है कि हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या गुस्सा हमसे कंट्रोल नहीं होता या बहुत जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है। जैसे कि हमारे साइकोलॉजी में या हमारे बिहेवियर में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उसी इमोशंस का एक पार्ट है एंगर। एंगर बुरा नहीं है, एंगर भी हमारे इमोशंस का एक पार्ट है, इसलिए एंगर बुरा नहीं है। पर हाँ, जब ये खुद का नुकसान पहुंचाने लगे और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने लगे तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब ये इमोशन हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है। बाकी सभी इमोशंस हमारे अगेंस्ट और फेवर में हो जाते हैं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पर गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है, ये इमोशन अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये हमारे साथ साथ हमारे रिलेशंस को भी इम्पैक्ट डालता है उसमें। तो आज हम लोग कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ की बात करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे बात करने वाले हैं, जिनको अगर हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो हम गुस्से को बहुत ईजिली मैनेज कर पाएंगे। हमें कंट्रोल नहीं करना है। हम किसी भी चीज़ को अगर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे ना तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें एंगर को मैनेज करना है, क्योंकि एंगर एक इमोशन है, हमारी ही पर्सनालिटी का एक इमोशन है। तो हमें उसको मैनेज करना है, क्योंकि वो ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए हमें उसे मैनेज करना है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है कि हमें अपने अंदर इंसाइट और डिज़ायर डेवलप करना है। अब इंसाइट और डिज़ायर डेवलप करने का यहाँ पर क्या लॉजिक है, वो ये है कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा ये एंगर है, क्या वो हमारे खुद के लिए अब डैमेज का वर्क कर रहा है, क्या हमें खुद को डैमेज कर रहा है, हमारे खुद को नुकसान पहुँचा रहा है, और हमारे सामने जो हमारे रिलेशंस है क्या उनको नुकसान पहुँचा रहा है। तो हमें एक ये पहले इंसाइट डेवलप करना ज़रूरी है कि हाँ, अब हमें अपने इस इमोशन पर काम करना ही पड़ेगा। दूसरी बात आती है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब ये है कि हमने अपने अंदर इंसाइट डेवलप कर लिया कि हाँ, ये गुस्सा हमारे लिए अब नुकसान का कारण बन रहा है या हमारा नुकसान कर रहा है। तो अब हमारा जो डिज़ायर है वो ये है कि हम इसको ओवरकम करना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है कि हमें एंगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। एंगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट बना करके उसमें प्रॉज एंड कॉन्स लिखेंगे कि जो हमारे ये जो हमने किसी भी चीज़ पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली गुस्से में हम रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं। तो जो हम ये रिएक्ट करने जा रहे हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, उसके लाइकली सिनारियो क्या हो सकते हैं और उसके वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकते हैं। जब हम ये एंगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें एक तो ये हेल्प मिल जाती है कि हमें ये पता चलने लगता है कि कहाँ पर हमें गुस्सा करना है और कहाँ पर हमें गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि एंगर और एग्रेशन अगर सही से यूज़ किया जाए तो हम इसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसमें हमें यही हेल्प करता है कि ये हमें एक ऐसा इंसाइट दे देता है जिसके थ्रू हम ये पता कर पाते हैं कि हम कहाँ पर गलत कर रहे थे और कहाँ पर हमें रिएक्टिव होना है, कहाँ पर हमें रिस्पॉन्सिव होना है। दूसरा इससे बेनिफिट क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके हमारे एटीट्यूड को बदलने लगता है। जब हमारा एटीट्यूड बदलने लगेगा तो हम बहुत पीसफुली सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं। तो ये जो हमारा एंगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इससे हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरा जो इसमें क्या होता है कि जनरली जब हमें किसी बात पे गुस्सा आ रही है या किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हम रिएक्टिव होने जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि हम उन हॉट थॉट्स का मतलब जो हमारे एंगर को ट्रिगर कर रहे हैं, हमें उन हॉट थॉट्स को नोट डाउन करना चाहिए। जब हम उन हॉट थॉट्स को नोट डाउन करेंगे जो हमें अपसेट कर रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, जो हमें बार बार हमारे गुस्से को ट्रिगर कर रहे हैं, उसको हम नोट डाउन करने के बाद में क्या करेंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। उनको सब्स्टिट्यूट का मतलब हम उनको रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ में कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, उसका ऑल्टरनेटिव थॉट क्या हो सकता है। जब हम पर्पसफुली उन अपसेटिंग थॉट्स को, उन डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को जब हम चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा जो टेम्परामेंट है वो धीरे धीरे करके कूल डाउन होने लगेगा, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगेगा। और इसको हमें डेली बेसिस पे करना है कि हम डेली अपने डिसफंक्शनल थॉट्स को या जो हमारे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं उनको हम नोट डाउन करते जाएंगे
और उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी प्रोएक्टिव कंडीशंस हैं, प्रोएक्टिव सिचुएशंस हैं जो हमारे गुस्से को ट्रिगर कर रही हैं, उनको पहले हम नोट डाउन करेंगे, उनसे रिलेटेड इमोशंस को हम नोट डाउन करेंगे, उसको हम स्केल करेंगे कि हमारा इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना हमारा उसका रेटिंग था उस इमोशन का। उसके बाद में उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से जो हमारा वो इमोशन ट्रिगर हुआ है, उस इमोशन में हमारा क्या थॉट आया था, किस थॉट ने हमें अपसेट किया था वहाँ पे, फिर हम उसका ऑल्टरनेटिव वहाँ पे रखेंगे कि उसका ऑल्टरनेटिव थॉट क्या हो सकता था, उसका प्रोडक्टिव थॉट क्या हो सकता था, वो हम वहाँ पर मेंशन करेंगे, एंड देन उसका आउटकम। और जब हम आउटकम पे फोकस करना शुरू करते हैं तो हम ये देखेंगे कि कैसे हमने धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने उन अपसेटिंग थॉट्स को, उन एंगर वाले थॉट्स को हमने कूल डाउन करना शुरू कर दिया है। और ये एक हैबिट हमें बनानी पड़ेगी इसकी। जैसे जैसे हम इसकी हैबिट बनाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम देखेंगे कि इसके थ्रू भी हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक जर्नलिंग का पार्ट है। और जर्नलिंग हम जनरली अवॉइड करते हैं, पर हमें इसको अवॉइड नहीं करना है। अगर हम वाकई में अपने गुस्से पर काम करना चाहते हैं तो हमें इसी फ्रेमवर्क में अपने गुस्से को, अपने थॉट्स को, अपने इंसिडेंट को नोट डाउन करना होगा। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं, मैंने ये फ्रेमवर्क इमेज में लगा दिया है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने साथ में रख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को मॉनिटर करना शुरू करिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है वो आता है इमेजिनरी टेक्निक्स का। इमेजिनरी टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, हम जो हमारी कंडीशन हुई है, जिस कंडीशन से हमें थॉट हमारा ट्रिगर किया था, जिससे हमारा एंगर ट्रिगर किया था, हम उस पर्टिकुलर थॉट का पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन करते हैं। पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर कंडीशन को माइंड में इमेजिन करके रीफ्रेम करते हैं और उसकी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो जब हम उसकी स्टोरी क्रिएट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा था या हमें खुद को नुकसान पहुंचा रहा था कि हम जब सामने वाले से उस टेम्परामेंट में बात कर रहे होते हैं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इसी कंडीशन में जो हम जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, हम उसी में थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर देंगे, उसी पर्टिकुलर स्टोरी को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक क्रिएटिव मैनर में, कि कैसे हमने उसी स्टोरी को रीफ्रेम कर दिया, उसी कंडीशन को हमने रीडिज़ाइन कर दिया क्रिएटिव फॉर्म में। और ये जब हमने किया तो इससे क्या होगा, हम उसी कंडीशन को, उसी सिचुएशन को हमने एक बहुत ही हेल्दी मैनर में टैकल किया है। और उससे क्या हुआ कि हमारा जो वो टेम्परामेंट था वो शांत होने लगा। और हम खुद देखेंगे कि हमारे जो गुस्से में जो हमने रिएक्ट किया था, जो हमने वहाँ पे वर्ड्स यूज़ किया, जो हमने बिहेवियर अपना वहाँ पे रखा था, हमें अपने ही बिहेवियर पे हंसी आने लगेगी, क्योंकि हम वहाँ पर ह्यूमर का यूज़ करेंगे। और ह्यूमर हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुस्से को कंट्रोल करने में। कभी कभी क्या होता है, जब हम इमेजिनरी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी जो वो इमेज होती है गुस्से वाली, वो हमारे गुस्से को और ट्रिगर कर देती है। तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर जैसे होता है ना कि स्विच ऑन ऑफ करने वाली चीज़, कि हमने प्रोजेक्टर में या टीवी में अगर हम कुछ देख रहे होते हैं तो हम स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर देते हैं, तो हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है। सेम हमें यहाँ पे भी करना है कि अगर हमारी वो कंडीशन जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो हमें अपसेट करने लगती है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर अपने ब्रेन को, अपने माइंड को स्विच ऑफ कर देंगे। अब स्विच ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ करने के लिए हम अपने आप को इंगेज करेंगे। इंगेज किस में करेंगे, हम इंगेज करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ में, हम अपने आप को इंगेज करेंगे फिजिकल एक्सरसाइजेस में। हम अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइजेस इसमें कौन सी हम कर सकते हैं, हम पुशअप्स कर सकते हैं, हम रैपिड जॉगिंग कर सकते हैं, जो हम इंस्टेंट कर सकते हैं उसी टाइम पे जिस समय हमें गुस्सा आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि इससे हम अपनी उस पर्टिकुलर कंडीशन को स्विच ऑफ कर पाएंगे और हम उस जो एंगर वाला जो हमारा मोड है, उस एंगर वाले मोड से हम बाहर निकल पाते हैं। दूसरा हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि ऊपर कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ हमें रियलिस्टिक एटीट्यूड भी रखना है। जितना रियल एटीट्यूड हम रखेंगे उतना ही हम अपने गुस्से को शांत रख पाएंगे। रियलिटी का मतलब ये है हम अनटच ना हो, क्योंकि जो थॉट्स होते हैं ना हमारे, वो बेसिकली हम एक इमेजिनेशन क्रिएट कर देते हैं, वो हमारे ही अंदर, हमारे ही अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो हमें रियलिटी से अनकट नहीं होना है। इसीलिए जो मैंने ऊपर बताया आपको थॉट्स को मॉनिटर करने वाली चीज़, तो जब हम थॉट्स को मॉनिटर करते हैं ना तो हम अपनी रियलिटी से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये जब हम रूल अपने लिए बनाते हैं कि हमें इस तरीके से अपने बिहेवियर में ये मॉडिफिकेशन करने हैं, डिज़ायर मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो हम काफ़ी हद तक अपने गुस्से को खुद से मैनेज कर पाते हैं।
शुड रूल्स को हमें यहाँ पे रिवाइज करना है कि अगर हम ये नहीं करते तो हम क्या कर सकते थे, अगर हमने इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया होता तो हम और दूसरे तरीके से रिएक्ट कैसे कर सकते थे। तो ये हमारा और रियलिस्टिक हो जाता है। सेल्फ डिफीटिंग रूल्स को हमें यहाँ पर डालना है ताकि हम खुद को ओवरकम कर पाएँ और खुद से उन चीज़ों से बाहर निकल पाएँ जो हमारा मूड है, जो हमारा गुस्सा है, जो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है, उसको हम अपने फेवर में कैसे ला पाते हैं। एक चीज़ और भी समझने वाली होती है यहाँ पर कि देखिए, जब भी हमें किसी भी चीज़ पे गुस्सा आ रही है तो बेसिकली हमें उस कंडीशन पे गुस्सा आ रही होती है जो हमारे सामने आई होती है, क्योंकि वो अनफेवरेबल होती है हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे गुस्से के लिए। हम जनरली सामने वाले को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा कहा, इस वजह से मुझे गुस्सा आया। पर ऐसा नहीं होता है, ये हमारा खुद का अपना सेल्फ मैनेजमेंट है। अगर हम अपने बिहेवियर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी फॉल्ट है, दूसरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो ये भी हमें यहाँ पर एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन इमोशंस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एंगर एंड टेम्परामेंट। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को मैनेज करना है। दूसरा जो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, अपने अंदर क्रेजीनेस डेवलप करिए, क्रेजी रहिए। जब आपको गुस्सा आ रही है, जब आपके अंदर एंगर आ रहा है, तो उस चीज़ को वहाँ पे डेवलप करिए, ह्यूमर को वहाँ डेवलप करिए। दूसरी चीज़, अगर कोई आपको अपसेट कर भी रहा है तो आप वहाँ पर क्रेजी हो करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, उस कंडीशन को। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं पता चलता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको ये भी नहीं पता कि वो जो शरारतें कर रहा है उसका सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो फिर भी अपना क्रेजी मोड पे अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, उस समय के कंडीशंस को एंजॉय करता है। वैसे ही आपको भी करना है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको अपसेट कर भी रहा है तो आप अपने क्रेजीनेस वाले मोड में रहिए। तो उससे क्या होता है कि हमें उस पर्टिकुलर पर्सन की, उस पर्टिकुलर कंडीशंस की हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं। इसके बाद क्या है, मैनिपुलेशन। जो हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, जिस भी पर्सन से हम बात कर रहे हैं और बात करते समय अगर हमें इरिटेशन हो रही है, हमारा एग्रेशन ट्रिगर कर रहा है, तो हम वहाँ पर मैनिपुलेटिव लैंग्वेज का यूज़ करें। मैनिपुलेटिव लैंग्वेज से क्या होगा, हम सामने वाले पर्सन को उसकी बात के लिए रियलाइजेशन भी करा पाएंगे और हम अपने आप को बिना डिस्टर्ब किए सामने वाले के सामने एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। दूसरा इसमें क्या होता है कि हमें असर्टिव कम्युनिकेशन करना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 3 तरीके का हमारा कम्युनिकेशन होता है। इसमें पहला है हमारा एग्रेसिव कम्युनिकेशन, जिसमें हम बहुत डोमिनेटिव हो करके हम बात करते हैं। दूसरा पैसिव कम्युनिकेशन होता है। पैसिव कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपनी नीड को सप्रेस कर जाते हैं और सामने वाले की नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी वो कहता है हम उसको मान लेते हैं। तीसरा होता है असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन में क्या रहता है कि हम इसमें इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं कि हमारी नीड भी फुलफिल हो और सामने वाले की नीड भी फुलफिल हो। तो जब हम इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा एक कनेक्शन बनता है सामने वाले के साथ में, तो हम अपने गुस्से को बहुत ईजिली मैनेज कर पाते हैं। तो हमें इसको भी एक्यूरेटली हमें प्रैक्टिस करना है। दूसरा इसमें है सेल्फ लव एंड एम्पैथी। सेल्फ लव, एम्पैथी और रिस्पेक्ट, ये इसमें क्या है कि अगर हम खुद के लिए एम्पैथी चाह रहे हैं, हम खुद के लिए सेल्फ लव चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ में ऐसा बिहेव करे, तो पहले हमें खुद के अंदर ही डेवलप करना पड़ेगा। हमें अपने अंदर सेल्फ लव और एम्पैथी डेवलप करनी पड़ेगी, सेल्फ के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम खुद के लिए कोई चीज़ करेंगे तभी हम दूसरे के लिए भी वो चीज़ कर पाएंगे। अगर हम दूसरे से वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें भी वो चीज़ वहाँ पर लानी पड़ेगी, तभी हम उसको बैलेंस बना पाते हैं। अब ये जो मैंने जो आपको स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, जब हम इन स्ट्रैटेजीज़ को डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए हम वर्क करना शुरू करते हैं, जितनी ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं उतना ही हम अपने एंगर को बहुत अच्छे ईजिली मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्या होता है, कई बार लोगों को देखा गया है कि वो अपने आप को पनिश करते हैं गुस्से में, अपने आप को चोट पहुंचाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि हम दूसरे से कुछ नहीं कह सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ को डैमेज कर रहे होते हैं। दूसरा, कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि वो हार्श ड्राइविंग करने लगते हैं, ये भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को पनिश नहीं करना है, हमें इन डिज़ायर्ड बिहेवियर्स की, डिज़ायर्ड स्ट्रैटेजीज़ की प्रैक्टिस करके अपने लिए रिवॉर्ड सेट करने हैं, क्योंकि रिवॉर्ड्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं कि हाँ, आज हमने अपने गुस्से को इतनी बार मैनेज किया है, आज हमने इतनी बार अपने को रिएक्ट करने से रोका है। तो ये कुछ छोटी छोटी ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने एंगर को मैनेज ईजिली कर पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि
बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। तो साइकोलॉजिकल रीजंस को तो हम लोग इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, पर जब बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रीजंस आ रहे हैं या कोई ऐसी मूड डिसऑर्डर्स आ रहे हैं जिनको हम नहीं डील कर पा रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ को प्रैक्टिस करके भी, तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। वो फिर आपको वहाँ पर एंगर को मैनेज करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, आपको रिलैक्स करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। आप उससे अपने आप को, एंगर को आपकी बॉडी का नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। आशा करता हूं कि ये टिप्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर आपके सर्किल में, आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जिसको गुस्सा आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसकी भी हेल्प हो पाएगी। थैंक यू।